हेलो गाइज, वेलकम टू शुभम क्लासेज। दोस्तों, आप सभी लोगों का शुभम क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने सामाजिक विज्ञान के फर्स्ट लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसका पहला पार्ट मैंने आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बता दिया था और उसकी क्या फ्रांसीसी क्रांति के कारण, राजनीतिक कारण क्या रहे और आर्थिक कारण क्या रहे, तात्कालिक कारण क्या रहे, सैनिक कारण क्या रहे, मैंने पूरे कारणों को बहुत ही अच्छे से आपको रिवाइज करा दिया है लास्ट वीडियो में। तो आज मैं बात कर रहा हूं आपके यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के भाग 2 के बारे में, जो आज आपको पूरी कंप्लीट तैयारी इस लेसन की मिलने वाली है। तो देखिए, लिखा है हमने, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए उठाए गए कदम। पूछता है कि बताइए, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा जो लोगों के बीच में उठाए गए कदम थे वे क्या थे। तो पहला इसमें कदम क्या था उन क्रांतिकारियों द्वारा कि पितृभूमि तथा नागरिक विचारधारा। अब इससे क्या तात्पर्य है कि पितृभूमि तथा नागरिक जैसी विचारधारा ने संयुक्त समुदाय पर बल दिया। इसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्रदान किए गए थे। दूसरा, नया तिरंगा राष्ट्रध्वज की बात करते हैं। तो हुआ क्या था कि नया तिरंगा चुना गया तथा इससे पूर्व राष्ट्रध्वज को स्थान दिया गया। स्टेट का जनरल चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। शहीदों का गुणगान किया गया और नई स्तुतियां रची गई। फिर क्या था, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना। तो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की गई। इसके तहत अपने भूभाग पर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। यानी जो भी लोग जहां पर रहते थे वहां पर फ्रांस के क्या थे, उस क्रांतिकारियों द्वारा विचारधारा में यही शामिल किया गया कि जो व्यक्ति जहां पर है उस सभी व्यक्तियों के बीच एक समान जो है मालिकाना हक दिया जाएगा। अब चौथा पॉइंट बात करते हैं, आयात निर्यात शुल्क की समाप्ति। आयात निर्यात शुल्क की समाप्ति में यानी कि जो भी वस्तुएं आपको बाहर भेजी जा रही थी, जो भी चीजें दूसरे देशों से आ रही थी, उसमें लगने वाला जो अतिरिक्त कर था उस कर की क्या कर दी गई, समाप्ति कर दी गई। ये सब व्यवस्था किनके द्वारा किया गया था, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं उदारवादियों की 1848 ईस्वी की क्रांति। अब पहले तो आप ये जान लो कि उदारवाद है क्या। तो उदारवाद क्या है, शांति के द्वारा जो प्रदर्शन किया जाता है वही हमारा क्या है, उदारवाद है। तो उदारवादियों द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। इस वृद्धि के द्वारा कौन कौन से क्षेत्र, जो इन तीनों क्षेत्र में परिवर्तन हुए, वो किस प्रकार थे। पहला परिवर्तन की अगर हम बात करें तो यहां आप देख रहे हो, लिखा है हमने कि सामाजिक क्षेत्र के परिवर्तन। तो सामाजिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए कि कुलीन वर्ग की अपेक्षा मध्यम वर्ग के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई। कुलीन वर्ग की श्रेष्ठता कम हुई, महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दे दिया गया। अर्थात कि जो आज आपके आधुनिक समय में जो चीजें मिल रही हैं, महिला और पुरुष की में समानता, वो चीजें उस समय भी थी। यानी कुलीन वर्ग पूरी तरह खत्म हो गया था और जो थे मध्यम वर्ग, पूरी तरह से उनकी भागीदारी बढ़ती चली गई। अगला है कि आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन। आर्थिक का अर्थ है कि आपके धनी यानी धन संबंधी परिवर्तन। तो धन संबंधी परिवर्तन क्या रहे, तो उसमें जो भूदासता और जो बधुआ मजदूरी थी वो समाप्त कर दी गई। यानी दासता प्रणाली जो थी पूरी तरह खत्म हो गई। और 1848 में जो खाद्य सामग्री का अभाव और बेरोजगारी की बढ़ती समस्या थी, इसमें कमी आ गई। तीसरे बात करते हैं हम राजनीतिक क्षेत्र के परिवर्तन के बारे में। तो 1848 ईस्वी की क्रांति में उदारवादी जो आंदोलन हुआ उसमें राजनीतिक क्षेत्र का परिवर्तन क्या रहा कि जो राजतंत्र था वो गणतंत्र में परिवर्तित कर दिया गया। महिलाओं को भी मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया। इसमें मुख्य रूप से जर्मनी, इटली, पोलैंड साम्राज्यों ने उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुष ने संविधानवाद को अपनी मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। यानी जो तीनों देश रहे पूरी तरह से एक समान मताधिकार का प्रयोग करने पर क्या किया, बल दिया। अब बात करते हैं, आपके आने वाले बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि 19वीं सदी में यूरोप
में राष्ट्रवाद के विकास के कारण क्या रहे, प्रमुख कारण क्या रहे? तो पहला कारण तो आप यही कह सकते हो कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, क्योंकि क्रांति की शुरुआत ही फ्रांस की क्रांति से हुई थी। तो इसमें मुख्य कारण फ्रांसीसी क्रांति का होना था। तो क्या था कि फ्रांसीसी क्रांति आप जानते हो कि कब थी? 1789 ईस्वी में हुई, जिसने विश्व भर में पूरी तरह जनतंत्र का क्या किया, प्रसार किया। लोग स्वतंत्र होने के लिए क्या हो गए, पूरी तरह से उत्साहित हो गए कि अब हमें भी स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए। वो था क्या? फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव था, जिससे राष्ट्रवाद के विकास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। दूसरी बात करते हैं औद्योगिकरण एवं मध्यम वर्ग का प्रभाव, यानी इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप हुई और मध्यम वर्ग जो था, यानी मध्यम वर्ग कहते किसे हैं? जो ना ज्यादा धनी हो ना ही एकदम गरीब हो, यानी सामान्य वर्ग इसे कह सकते हो आप। तो औद्योगिकरण एवं मध्यम वर्ग का प्रभाव क्या रहा कि यह प्रक्रियाएं यूरोप के देशों में नए सामाजिक समूहों को अस्तित्व में लाई, जैसे कि औद्योगिक, श्रमिक, व्यवसायी, सेवा में लगे सभी लोग इसमें शामिल हुए थे। अगला रूमानीवाद का प्रभाव। आप जानते हो रूमानीवाद मतलब विचारधारा से संबंधित है, जिसमें बहुत से दार्शनिक आपके इसमें संबंधित रहे। अब बात कर देते हैं उसमें 18वीं शताब्दी में क्या था। यूरोप में जब रूमानी संस्कृति अपने अस्तित्व में आई तो साहित्य और बुद्धिजीवी वर्ग क्या था, पूरी तरह से राष्ट्रवाद के विकास में पूरी तरह संलग्न था, अर्थात राष्ट्रवाद के विकास को लगातार करने के लिए प्रयासरत हो गया था। अब बात करते हैं उदारीकरण की। मैंने बताया कि उदारीकरण क्या, शांति से किया जाने वाला एक प्रकार का क्या आंदोलन ही है, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और समान कानून का अधिकार था, यानी व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार था। हर आपस में व्यक्तियों को के बीच समान कानून प्राप्त था लोगों को। लोग क्या करते थे, उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और सभी के लिए समान कानून की वकालत करता था। उसने उदारवाद के भावना के साथ साथ राष्ट्र राज्यों को भी बढ़ावा देने का काम किया था। अब आगे चलते हैं। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इस जो है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में मुख्य दो चीजें पूछता है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया क्या रही और इटली के एकीकरण की प्रक्रिया क्या रही। तो हम बात करते हैं अब पहले जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, कौन लोगों ने इसमें योगदान दिया। तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया क्या था, 1848 ईस्वी के बाद यूरोप में राज्य शक्ति और राजनीतिक वर्चस्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रीयवादी भावनाओं का प्रयोग किया। प्रसा जो एक देश था ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रसा के प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है। किसको? प्रसा के जो प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया के जनक थे। कोई पूछेगा कि जर्मनी के एकीकरण में किसका महत्वपूर्ण योगदान था, तो आप याद रखिएगा, आप नाम लोगे कि ऑटो वॉन बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के समय हुई बड़ी घटनाएं निम्न है। कौन कौन सी घटनाएं जर्मनी के एकीकरण के समय हुई थी? जर्मनी के एकीकरण के समय हुई घटना को बताने से पहले मैं आपको ये बताते चलूं कि जब प्रसाद से का युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई थी, उसके बाद जो एकीकरण का स्वप्न था वो पूरा हो चुका था और प्रसाद के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट जनवरी 1871 ईस्वी में घोषित कर दिया गया। जो प्रसा का राजा था उसे जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया है। कब? ये पूछता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि तो आप याद रहे कि जनवरी 1871 में किसको? राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट बनाया गया था। अब उसमें घटना की बात करते हैं। अब देखिए यहां पर है कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक चले युद्ध की समाप्ति हो गई। जर्मनी के एकीकरण के समय क्या घटना हुई कि जो ऑस्ट्रिया और डेनमार्क और फ्रांस के साथ जो 7 वर्षों से लगातार युद्ध चल रहा था उसे समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। दूसरा कि 18 जनवरी 1871 को प्रशासकों की बैठक हुई, वह जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई, जिसमें राजा कौन बनाया गया? मैंने बताया कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम को 18 जनवरी 1871 को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। जिस दिन जर्मन साम्राज्य घोषणा हुई उसी दिन वो राजा बना। अगला था कि मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी व न्यायिक प्रणाली पर नए राज्य द्वारा बल दिया गया। यानी ये उनके क्या थे? उनके विचारों में इनकी वृद्धि करना बहुत मोस्ट
इंपॉर्टेंट था उनके लिए। ज्यादा बल कानून पर, न्यायिक प्रणाली पर, बैंकिंग पर और मुद्रा पर दिया गया नए राज्य द्वारा। देखिए, अब आपका प्रश्न आता है कि यूरोप में संस्कृति द्वारा राष्ट्रवाद का विकास कैसे संभव हुआ। तो हम बात करते हैं कि यूरोप में संस्कृति द्वारा राष्ट्रवाद का विकास कैसे संभव, जिसके मुख्य 3 कारण है, जिसमें पहला कारण था रूमानीवाद, दूसरा राष्ट्रीय भावना, तीसरा भाषा एवं लोक साहित्य। तो बात कर लेते हैं रूमानीवाद की। तो रूमानीवाद में क्या था, रूमानी कलाकार और कवियों द्वारा संस्कृति को बढ़ावा। तो रूमानीवाद एक ऐसा आंदोलन था, जान लीजिए, कि जो लोगों को एक विशेष प्रकार की भावना का विकास करना चाहता था। और रूमानी कलाकार और कवियों ने तर्क एवं विज्ञान के महत्व की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं और रहस्यवाद पर ज्यादा बल दिया। और राष्ट्रीय भावना में क्या था कि भाषा में बोली तथा संगीत के माध्यम से लोक साहित्य को बल दिया गया था। तीसरा है कि भाषा में लोक साहित्य, तो इसमें क्या हुआ कि पोलिश भाषा के महत्व की समाप्ति हो गई और रूसी भाषा का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। यानी कि पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। संघर्ष कर रही थी पोलिश भाषा उस समय और रूसी भाषा अपना प्रभुत्व दिखा रही थी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि नेपोलियन संहिता क्या और नेपोलियन कौन था। जैसा कि आप जानते हो कि नेपोलियन क्या था, फ्रांस से संबंधित था और फ्रांसीसी आंदोलन के बाद नेपोलियन का वर्णन आता है। नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया था। इसने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, यानी क्रांतिकारियों की भूमिका इसने अहम कर दी, जिससे पूरी व्यवस्था कुशल बन सके। नेपोलियन ने 1804 में यानी 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता सिविल कोड लागू किया, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता था। जो ये नागरिक संहिता थी वो नेपोलियन संहिता के नाम से जानी गई। कभी कोई पूछता है कि नागरिक संहिता कब लागू की गई, तो आपको ये डेट याद रहना चाहिए कि 1804 ईस्वी में। अब चलिए अब बात कर लेते, उसमें से जो था नेपोलियन संहिता में से जन्म पर आधारित विशेषाधिकार का जो टॉपिक था उसको नेपोलियन ने क्या किया, समाप्त कर दिया, अर्थात हटा दिया। अब आगे क्या है कि नागरिक संहिता ने सामंती प्रणाली भूदासत्व को क्या किया, समाप्त कर दिया। यानी कि जो बड़े वर्गों का, जो कुलीन वर्गों पे प्रभाव था और जो बंधुआ मजदूरी रही, गुलामी प्रथा रही एक प्रकार की, वो नागरिक संहिता के द्वारा क्या किया, नेपोलियन ने पूरी तरह समाप्त कर दिया। देखिए, जैसा कि हमने बताया अभी आपको कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के समय 2 ही देशों के एकीकरण हुए थे। इसमें जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण मुख्य था। अब जर्मनी के एकीकरण को मैंने अभी पीछे बताया, तो इटली के एकीकरण की बात में करें तो इसमें योगदान किसका था, तो मैं बताते चलूं कि इटली क्या था, एकीकरण के पूर्व तो 7 देशों में क्या था, विभक्त किया गया था, 7 राज्यों में विभक्त किया गया था, जिनमें से केवल एक इतावली राजघराने के अधीन था। इटली एकीकरण में देशभक्तों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनमें से मुख्य कौन कौन थे, मेजनी थे, कावूर थे, गैरीबाल्डी थे। अधिकतर करके आपको मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी ये 3 मुख्य याद कर लेना कि कभी भी पूछे कि इटली के एकीकरण में मुख्य योगदान क्या था, सबसे बड़ा योगदान गैरीबाल्डी का रहा। क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने जब सिसिली विद्रोह हुआ तो उस समय उन्होंने क्या किया था, उसका लाभ उठाया और उसको अपने अधिकार में ले लिया था। तो अब चलिए बात करते हैं मेजनी के योगदान के बारे में। तो 1860 के दशक में मेजनी ने इटली के एकीकरण के प्रचार प्रसार के लिए यंग इटली संगठन बनाया। अब ये प्रश्न आता है कि बताइए यंग इटली संगठन की स्थापना कब हुई और किसने किया, कब हुई तो 1860 के दशक में। किसने किया, तो नाम ले लोगे कि मेजनी ने किया। इस संगठन की सहायता से सिसिली तथा नेपल्स कि जो विद्रोह थे उसको सफल बनाने का भरपूर प्रयास किया गया। दूसरा नंबर आता है काबूर के योगदान का। तो काबूर भी क्या था, एक फ्रेंच भाषी तथा एक कट्टर देशभक्त था और काबूर ने क्रीमिया के युद्ध में भाग लेकर फ्रांस और इंग्लैंड की सहानुभूति प्राप्त की। अब क्योंकि जब तक हम किसी और के अपने साथ नहीं ले लेते हैं तब तक आपका जो रास्ता है पूरी तरह क्या है, कहीं ना कहीं दीवारें आपको मिलती जाएंगे रोकने वाले। लेकिन काबूर ने अपनी चालें चली और फ्रांस और इंग्लैंड की सहानुभूति ले ली और 1858 ईस्वी में नेपोलियन के साथ
प्लूम्बियर्स का समझौता की। ये भी पूछता है कि नेपोलियन और कावूर के बीच कौन सा समझौता हुआ था, तो आप नाम लोगे कि प्लूम्बियर्स का समझौता कब हुआ था, तो 1858 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इटली के एकीकरण में योगदान जिसका था, अगर ये एक लोग का योगदान पूछता है कि इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, तो आप नाम लोगे सर गैरीबाल्डी का। तो गैरीबाल्डी का योगदान, जिसे क्या है इटली की सेना का निर्माता भी कहा जाता है, कि इटली की सेना का निर्माता कौन था, तो गैरीबाल्डी थे, जिन्होंने इटली के एकीकरण में योगदान दिया था। तो गैरीबाल्डी ने सिसिली विद्रोह का लाभ उठाकर उस पर अधिकार कर लिया तथा रोम और वेनेशिया पर आक्रमण करने की योजना बनाई। अब गैरीबाल्डी के प्रयासों से ही 1861 ईस्वी में रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर संपूर्ण इटली के प्रतिनिधियों ने इटली राज्य की घोषणा कर दी। तो इटली राज्य की घोषणा कब हुई? 1861 ईस्वी में। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। तो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे मैंने बता दिया कि जो भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में आने वाले हैं, आप यदि उसको उतना तैयार करते हो तो उसमें से ही आपके 100% है कि आपके प्रश्न क्या हैं, आपको मिल जाएंगे। तो अब उस आज का चैप्टर आपका जो लेसन 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस तरह समाप्त हुआ। और मैंने उस पूरे लेसन में से कुछ संक्षिप्त यानी कि 1 नंबर के जो क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी या अति लघुत्तरी में पूछे जा सकते, मैंने उसको यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, इसको ध्यान से आप देखिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ लिखा है कि महत्वपूर्ण संक्षिप्त प्रश्न और उत्तर, जिसमें है पहला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ कब हुआ, यानी राष्ट्रवाद का प्रारंभ कब हुआ, कहां से हुआ, तो फ्रांस से हुआ और 1848 में हुआ। आप जो भी आपका वो दिया हुआ है आप देख लोगे। दूसरा प्रश्न है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था और नेपोलियन ने क्या नागरिक संहिता है जिसे नेपोलियन संहिता कहा जाता है 1804 ईस्वी में लागू की। तीसरा है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई, तो आप नाम लोगे कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1815 ईस्वी में हुई। यूरोप में आर्थिक मंदी का दशक क्या था, तो यूरोप में आर्थिक मंदी का दशक 1830 ईस्वी रहा। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, तो अभी अभी मैंने पीछे बताया कि मुख्य भूमिका ऑटो वॉन बिस्मार्क की थी। अगला प्रश्न है कि जोसेफे मेत्सीनी के अनुसार सामाजिक आदेश का दुश्मन कौन था, यानी किसको दुश्मन उन्होंने कहा था, तो वो थे मैटरनिक को उसने बोला था। तो आयरलैंड का विलय कब हुआ, तो आयरलैंड का विलय 1801 ईस्वी में हुआ इंग्लैंड में। राजतंत्र की समाप्ति कब हुई, तो 1688 ईस्वी में राजतंत्र की समाप्ति कर लोकतंत्र की व्यवस्था की गई। गैरीबाल्डी का संबंध किससे था, तो अभी अभी मैंने बताया कि गैरीबाल्डी का संबंध इटली के एकीकरण से था। नागरिक संहिता का संबंध किससे था, तो नेपोलियन से था, जो 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। इटली के एकीकरण में योगदान किसका रहा, तो मुख्य 3 लोग थे, अभी अभी मैंने बताया पीछे, मेजनी, गैरीबाल्डी और कावूर। तो इस तरह से आपका अब जो है फर्स्ट लेसन खत्म होता है सामाजिक विज्ञान का। अब मैं आगे की वीडियो में आपको लेकर आने वाला हूं, जो 30% मिनिमाइज होने के बाद आपका सेकेंड लेसन आता है भारत में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की समाप्ति हुई और भारत में राष्ट्रवाद के नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जिस भी बच्चे ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।